हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि जो आज से एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा, जो बेसिक टू एडवांस होगा। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे: एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी, देन पढ़ेंगे हम लोग इसका एडवांस पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 में, देन उससे भी एडवांस हम लोग पढ़ेंगे जो उमेश शर्मा की बुक आती है, जो सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो वही बुक प्रेफर करते हैं। तो जब क्लास 12 की एनसीईआरटी के बाद हम लोग उसका एडवांस हम लोग पढ़ेंगे उमेश शर्मा की बुक, जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आती है। तो हम लोग ऐसे ही मिडाइवल को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले उसको भी बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, देन उसका भी एडवांस बुक पढ़ेंगे। तो इस तरह पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। और पढ़ने का तरीका हम लोग का अलग होगा, क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री को सुधारने के बाद में हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, देन पॉलिटिकल साइंस, और हिस्ट्री को भी कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो ऐसा होगा, ये नहीं कि आज हिस्ट्री होगा कल पॉलिटिकल साइंस, ऐसा नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, एक क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है और ये चैप्टर 1 है। जो चैप्टर 1 है जिसका टाइटल है कब, कहां और कैसे। कब, कहां और कैसे, ये आप लोग देख रहे हैं। कब, कहां और कैसे, जिससे साफ साफ ये जाहिर हो जाता है क्या, कब, कहां और कैसे। क्या का मतलब होता है कि क्या चीज मिला, क्या मिला हमको। कब, इससे टाइम का पता चलता है कि कौन चीज कब मिला, कब हुआ, कौना समय पर हुआ। देन उसके बाद जगह का पता लगा, कहाँ का मतलब हुआ जगह का नाम, ये चीज कहाँ मिला, कहाँ हुआ और कैसे, किन परिस्थितियों में। तो इस बुक के टाइटल से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जो ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये बच्चे के लिए आती है और हम लोग तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए हम इन सब को अवॉइड करेंगे और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कैसे पता लगाएं। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स की यह सवाल रहती है कि इतना सारे हम पढ़े क्लास 6 से लेकर 12 तक की और सारे सब्जेक्ट की, ये याद नहीं रहते। तो देखिए, ये बात तो सही है कि मनुष्य की शरीर की यह बनावट है
कि वहाँ सारे चीज़ों की याद नहीं रख सकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उतनी चीज़ों की याद कर कर हम लोग नहीं रख सकते। अगर सच में अगर उतना चीज़ को अगर याद रहता तो मनुष्य पगला जाता। तो हम लोग उतनी चीज़ों की याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीज़ों को तो याद कर कर रख ही सकते हैं। जैसे कि यही है, कैसे पता लगाएं। तो आपको इसका जो है टाइटल है, ये याद होना चाहिए। कैसे पता लगाएं, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये मेन पॉइंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इससे आपका जो सब पॉइंट है ये सब याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, याद रहेगा। तो आपका मेन पॉइंट ये सब याद होना चाहिए। तो चलिए, तो कैसे पता लगाएं, ये आपका टाइटल है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। राइट। साथ ही साथ यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की बातें उस व्यक्ति को याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि तुम कैसे जान सकते हो कि कल क्या हुआ था, या परसों क्या हुआ था, या 5-10 दिन पहले क्या हुआ था, या साल 2 साल पहले क्या हुआ था। तो इसके लिए तुम रेडियो सुन सकते हो। राइट। टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, या इसके लिए तुम ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो जो व्यक्ति उस समय उपलब्ध वहां प्रेजेंट था और उस समय की स्मृति हो उस व्यक्ति को, यानी उस समय की घटना की याद हो। तो तुम ऐसे कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह आप कैसे जान सकते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। राइट। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को यहाँ पर आप बात समझिएगा। आखेटको का मतलब है शिकारी। जो जो शिकारी होता है उनको ही आखेट को बोला जाता है। तो हम आखेट को पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों की, पुरोहितों, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन सी नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो यही है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम यह जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम आखिरकों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं। और यही नहीं, उस समय कौन से बच्चे कौन सा खेल खेलते थे यह भी हम जान सकते हैं। क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब हम जान सकते हैं। उस समय लोग कहाँ रहते थे, उस समय लोग कहाँ रहते थे।
तो मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। अच्छा, यह संग्राहक अभी आपको हम बतलाया, ये शिकारी को बोला जा रहा है। कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से प्राप्त करते थे। वे जानवरों को आखेट भी करते थे, यानी शिकार करते थे। तो यही दे रहा है आपकी बुक, एनसीईआरटी बुक आपको यही बतला रहा है कि कई लाखों वर्ष पहले से लोग इसी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। और ये कौन लोग थे? एक कुशल संग्राहक थे, शिकारी लोग थे जो भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के उत्पादों से वो लोग परिचित थे और शिकार करते थे। तो चलिए मानचित्र 1 को पृष्ठ 2 में हम लोग देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। बोला गया है मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देख रहे हैं नर्मदा नदी, यही ना हुआ नर्मदा नदी। यहीं पे लोग कई लाखों वर्ष पहले से रह रहे हैं। और यहाँ रहने वाले लोगों में से कौन है? कुशल संग्राहक है। कुशल संग्राहक मतलब शिकारी सब है जो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों की जड़ मूल और उसके बाद में शिकार करते थे और एक जगह से दूसरे जगह हमेशा वो लोग घुमा करते थे भोजन की तलाश में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लोग कई लाख वर्ष पहले से आते थे। देन दूसरा इसको पॉइंट करते हैं हम लोग। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा। चलिए देखते हैं उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ हैं। अच्छा, ये आपको मैप में जो लोकेशन बतला रहा है, जो जगह, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछा गया है। तो ये रहा उत्तर पश्चिम में सुलेमान और ये रहा किरथर। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां बतला रहा है। यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यहाँ पर गेहूं और जौ 8000 वर्ष पहले इस स्थान पर गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया गया और जानवरों में भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। तो आपको तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे कई लाखों वर्ष पहले। देन उसके बाद में 8000 साल पहले गेहूं और जौ का उपजाना शुरू किया गया सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास। अब हम लोग देख रहे हैं उत्तर पूर्व में, ये हो गया उत्तर पश्चिम। हमने थी में यहाँ नर्मदा नदी के पास देख लिए। अब लोग हम उत्तर पूर्व की ओर देख रहे हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। एक कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये देख रहे हैं उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, ये उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और ये मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ पर क्या किया गया? सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया गया। अच्छा, जो देख रहे हैं इस सब के बारे में अगले चैप्टर में नाम डिटेल से बतलाया गया। तो अभी केवल लोकेशन बतला रहा है कि मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। तो इस तरह मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो।
तो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम सहायक नदियों को पता लगाएंगे। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो 4700 वर्ष पूर्व ये देख रहे हैं सिंधु नदी, ये रहा सिंधु नदी, और इसका ये सब सहायक नदी हुआ, ये सब सहायक नदी। तो यहां पर सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। कब हुआ? आज से 4700 वर्ष पहले, आज से 4700 वर्ष पहले यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। और दो जगह बतला रहा है, यहाँ पर बतला रहा है गंगा, देख रहे हैं इसकी सहायक नदियां, यहाँ पर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, और ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये याद होना चाहिए आपको, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इस नदियों के आसपास का क्षेत्र, इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका शासक बहुत ही शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ये आप लोग देख रहे हैं जहां पर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जो अभी हम लोग बतलाए थे। यहाँ पर तो सिंधु तथा इसके सहायक नदी के पास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व हुआ था गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के पास। तो इसके पास जो उस समय राज बसता था वो काफी बड़ा था, जिसके नाम मगध के नाम से हम लोग जानते थे। और मगध जो था ना, वो आज के जो बिहार है उसके जगह पर था, यानी बिहार को ही उस वक्त मगध के नाम से जानते थे। और उसका शासक तो जो था वो काफी शक्तिशाली था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मगध के बारे में। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए, उस समय भी लोग यात्राएं करते थे, ठीक है। भले ही उस समय संचार का इतना साधन डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी लोग को तो जरूरत के अनुसार यात्राएं करना भी पड़ता था, चाहे वो कितना भी मतलब यात्रा करना कठिन हो। तो यात्राएं तो लोग करते ही थे। और यात्राएं क्यों करते थे? कभी काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण, कभी सेनाएं दूसरे जगहों पर विजय हासिल करने के लिए, तो कभी धार्मिक गुरु अपने शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। और इन सबसे होता क्या था? इन सबसे विचारों का आदान प्रदान होता था। हम दूसरे जगह जाते थे, वहां व्यक्तियों से मिलते थे,
उस व्यक्ति का विचार को जानने का मिलता था, और हम अपने हमारा विचार उसके एक दूसरे को जानने को मिलता था। अब आपको सोचना है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो सोचिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज भी लोग यात्राएं करते हैं, उस वक्त तो करते भी थे, आज भी लोग यात्रा करते हैं। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़िया, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा देश है सच में पहाड़िया, पर्वत और समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये दे रहा है आपका एनसीईआरटी बुक की इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों को के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या कहीं दूसरे जगह से हमारे यहाँ लोग आते हैं, तो इससे जो सांस्कृतिक परंपरा है वो उसमें वृद्धि होता है। मतलब उसके विचारों को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है, और हमारे विचारों का जानने का अवसर उससे प्राप्त होता है, और इससे सांस्कृतिक परंपरा की वृद्धि होता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में कुछ एक दूसरे से के विचारों को अपनाते रहे। अब दे रहा है देश के नाम। हमारा देश का नाम कैसे पड़ा, चलिए इसको देखते हैं। आप अपने देश के लिए पराया, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जो इंडिया शब्द है ये इंडस से लिया गया है, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो चलिए थोड़ा हम लोग मैप में देखते हैं, एटलस में देखते हैं। ये देख रहे हैं उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। तो ये देख रहे हैं, ये काबुल जो देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का इलाका है। तो इधर से ही आने वाले, इस एरिया से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, इसको हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इस जगह को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और इसके पूर्व में स्थित, यानी इसको जो गंगा के क्षेत्र को देख रहे हैं, इस भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा, जिसे हम लोग हिंदी में भारत कहते हैं। तो इस तरह हमारे देश का नाम पड़ा भारत। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकें, अतीत के बारे में हम कैसे जानें।
आपकी एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उसे पढ़ना। ये पुस्तकें हिंदी में लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? एक तो तरीका है कि उस समय जो बुक लिखे गया था उसको ढूंढना और उसे पढ़ना। और जो ये पुस्तक है हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। और इसी पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन शब्द है जिसका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना। तो ये पांडुलिपि शब्द देख रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो जो ये चित्र दिया गया है यही है पांडुलिपि, यही पांडुलिपि है, यही। इतने वर्षों में इन कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो जो ये पांडुलिपि है इसमें आपको क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलता है? तो इस पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं के बारे में, औषधियों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अच्छा, ये प्राकृतिक भाषा आप लोग देखे हैं, ये आम लोगों के लिए किया जाता था प्राकृतिक भाषा का प्रयोग, ताकि वो अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। भगवान बुद्ध थे वे अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे ताकि अधिक से अधिक लोग उसे समझ सकें। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या? पांडुलिपि। अब यहाँ दे रहा है अभिलेख के बारे में। ये है अभिलेख, देख रहे हैं चित्र। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों की सहित अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो जो अभिलेख है, अभिलेख की बनाने का तरीका क्या था? सबसे पहले तो ये पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर वस्तुओं पर बनाया जाता था। कठोर वस्तु पर बनाया था, उत्कीर्ण किया जाता था, उसे खोद कर बनाया जाता था। और इसको बनाना आसान नहीं था। और ये जो बनवाता था ये राजा ही लोग बनवाते थे क्योंकि इस बनाने में काफ़ी सारे पैसे खर्च होते थे और बनाना भी आसान नहीं था। इसको बनाया इसलिए जाता था कि काफ़ी समय के लिए ये रह सके
पांडुलिपि के मुकाबले काफी समय तक टिक सके, ना ही ये मिट सकता है। एक बहुत दिनों तक रखने के लिए इसको राजा लोग अपने आदेशों को इसमें लिखते थे, आदेश को, अपने शासन को बारे में इसमें लिखते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? व्हाट इज पुरातत्वविद? पुरातत्वविद हम लोग किसे कहते हैं? जो अतीत में बनी गई जितने भी वस्तुएं होते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट की बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए वे छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, हड्डियों ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे और क्या पहनते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो यही दे रहा है कि पुरातात्विक के बारे में कि पुरातात्विक, सबसे पहले आपको यह समझ में होना चाहिए कि पुरातात्विक किसे कहते हैं। पुरातात्विक उसे कहते हैं जो अतीत में बनी गई वस्तुओं को अध्ययन करता है। तो क्या क्या का अध्ययन कर सकता है? तो इमारतों को अध्ययन कर सकता है, उस समय बनी इमारतों को, चित्रों को, मूर्तियों को अध्ययन कर सकता है, या उस समय कोई पात्र बना है यानी बर्तन बना है उसको अध्ययन कर सकता है। फिर एक और दिया है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। उस पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए हम इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये आप लोगों ने देखा कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में तो हम पांडुलिपि से जान सकते हैं। क्या? पांडुलिपि एक पुस्तक होता है, उसमें लिखी गई, उसे हम पढ़कर जान सकते हैं। देन हम लोग ये देख रहे हैं, ये अभिलेख है। तो इससे एक तो पांडुलिपि से जान सकते हैं, अभिलेख से जान सकते हैं, और तीसरा क्या है? तीसरा है उस समय बनी गई जो वस्तुएं है उसको अध्ययन कर कर हम पता कर सकते थे कि लोग उस वक्त क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह रहते थे। तो इस सब के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं उस समय की इसको पूरा तत्व बोलते हैं, यानी ये वस्तु है पूरा तत्व, और इसको अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये पात्र है एक जो लाल रंग की बनाई गई है और इस पर ब्लैक कलर का डिजाइन किया गया है। तो बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इसको बोला जा रहा है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का। इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज भी प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? यह सिक्का देखिए, आज जो सिक्का है उससे कैसे भिन्न है, ये आपको सोचिए कैसा भिन्न है ये सब सिक्का।
देन आपके एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जो ये अतीत है ये एक है या अनेक है, अतीत एक है या अनेक है। तो जरा समझिएगा इसको। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं। तो यही दे रहा है कि अतीत एक है या अनेक है। तो अतीत अनेक है क्योंकि अलग अलग समूह के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से भिन्न था। तो राजाओं और रानी के लिए तो उसके लिए अतीत का मतलब अलग हो गया, और ये जो नॉर्मल जो मनुष्य है उसके लिए तो अतीत का मतलब कुछ और ही हो गया। तो वहीं दे रहा है कि अतीत अनेक था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों का जीवन से अलग था, और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों का जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, और जो आज भी है। आज भी अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए आज 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 अभी का ये एग्जाम्पल दे रहा है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार कर कर, फल फूल संग्रहण करके प्राप्त करते हैं, राइट। क्योंकि वो लोग समुद्र के पास बसे हैं, तो आप वहीं ना अधिकतर भोजन भोजन तो उस उन लोगों को वहीं से प्राप्त होगा। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उन जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यही दे रहा है कि इसके अतिरिक्त उस समय का जो शासक था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे हासिल होती है, क्योंकि वो अभिलेख में लिखे हुए हैं, वो अपने शासन के बारे में लिखे, इसीलिए हम उनके बारे में आसानी से जान पाते हैं। लेकिन एक आम पब्लिक के बारे में हम लोग क्यों नहीं जान पाते हैं? उस समय की आम पब्लिक के बारे में हम लोग अधिक जानकारी क्यों इकट्ठा नहीं कर पाते? क्योंकि वो आम लोग थे, उनके पास उतना साधन नहीं थे, उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वे अपने कामों का या अपने मतलब तौर तरीके को अभिलेख में उत्कीर्ण करवाए या पांडुलिपियों में छपवा दे। वे उनके पास उतने रिसोर्स नहीं थे। तो जो जो ये आम आदमी है, जैसे शिकारी, मछुआरे, कृषक, पशुपालक, ये आम आदमी पर कार्यों का लेखा जोखा ये नहीं रखते थे। ठीक है। तिथियों का मतलब अब यहाँ देखिएगा, तिथियों का मतलब क्या है? तिथि का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 ईस्वी या इस तरह की कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यहाँ गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है।
ईसा मसीह की जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा मसीह की जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम लोग 2000 को इस पुस्तक में ये देख लीजिएगा, इस पुस्तक में हम लोग 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसमें कभी आपको बोला जाएगा कि 2500, अच्छा यह मैं माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, टैबलेट नहीं है आज, तो 2500 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो अगर इस बुक में आपको कहीं 2500 वर्ष, आज से 2500 वर्ष पहले अगर कहीं लिखा होगा मान के चलिए, तो ईसवी पूर्व में आप इसको क्या समझेंगे? ईसवी पूर्व में आपको इसे 500 ईसवी पूर्व कह सकते हैं। अगर 3000, आज से 3000 वर्ष पूर्व लिखा है तो इसे आप क्या समझेंगे? इसे आप क्या समझेंगे? तो इसे हम लोग 1000 ईस्वी पूर्व बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये आपकी समझ होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। इतिहास और तिथियां, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। जो हम लोग तिथियों के पहले ईसा पूर्व देखते हैं, तो उसी को हिंदी में इंग्लिश में बीसी बोला जाता है। ईसा पूर्व हिंदी नाम हो गया, ठीक है, और उसी को अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, ठीक है। और ये बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी एडी लिखे होंगे, तो एडी इंग्लिश में था, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ तिथि के पहले जो एडी लिखा हुआ वो इंग्लिश में, और इसी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। बीसी इंग्लिश में और इसे ईसा पूर्व कहेंगे, और एडी हिंदी में, एडी इंग्लिश में और इसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। और एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से, और यहाँ एडी का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, और सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो यहाँ समझिएगा, जो बीसी है, ठीक है, तो इसको क्या, इसको बीसी को ही बीसीई बोला जाता है, ठीक है। और कोई बीसी कहता है तो इसको मतलब ईसा पूर्व बोलेंगे, और इसी को बीसीई बोला जाता है। अगर बीसीई कोई बोल रहा है तो मतलब इसका सेम ही हुआ, बिफोर कॉमन एरा हो गया। और एडी कोई बोल रहा है और उसी को कोई लोग सी बोल रहा है, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ है, एडी और सी सेम हुआ, ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है, और चैप्टर 2 को हम लोग कल देखेंगे। इसमें कुछ उपयोगी शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए। यात्रा, यात्रा लोग क्यों करते थे? क्या अभी हम लोग पढ़े? पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है।
और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला। अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख धातु अथवा पत्थर जैसे कठोर वस्तुओं पर उत्कीर्ण होता है, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। पुरातत्व, पुरातत्व क्या है? पुरातत्व ऐसी वस्तुएं होती है जो ये मिट्टी के अंदर या ऊपर भी ये हो सकता है, और पुरातत्वविद पुरातत्व के बारे में जानकारी हासिल करता है। तो ये पुरातत्व हो गया। इतिहासकार के बारे में आप लोग जानते ही हैं। स्रोत, स्रोत शब्द का मतलब है कि पुरातत्वविद जब पुरातत्वविद कहीं खुदाई करता है, उन्हें कुछ मिलता है, तो उसी को मतलब वो स्रोत शब्द का नाम प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ? तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। और ये कहाँ हुआ था, याद है आपको? उत्तर पश्चिम में बतलाए थे। उत्तर पश्चिम में आपको, एक मिनट, आपको एक बार और दिखला दे रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये उत्तर पश्चिम में देख रहे हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यही